आप कैसे हैं? सारों को मेरी तरफ से आदाब अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हो, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव covered a different aspect of these chapters. So today we can study a case which was included in this chapter as a Keshwanand Bharti versus Kerala, Bharti versus State of Kerala in 1973. ये केस जो है, it has its importance as the constitution as a living document is concerned. जहाँ तक सब्जेक्ट हमारा जो है वो आइन एक जिंदा चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट है, एक मीन्स जानदार डॉक्यूमेंट है। इसको सपोर्ट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट देयर आर टू केसेस. Means there are so many cases which have a concern with this constitution, but as far as this Golknath case and Keshwanand Bharti's case were introduced into our syllabus, so we will discuss them in short, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या था केशवानंद भारती का केस, क्या था। ये इसमें केशवानंद भारती जो थी उसने स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ ये जो केस किया, एक अपील की, एक कंप्लेंट की सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो केरला की स्टेट है क्यों करेगी। वी विल गो टू डिस्कस दैट। इसमें जो था, इससे पहले बहुत सारे केसेस जो हैं इसके साथ डील करते हैं, जैसे बहुत सारे हैं तो उनमें से कुछ को हम स्टडी करेंगे। लेकिन जहाँ तक बैंक का नेशनलाइजेशन का ताल्लुक था या दूसरे लैंड रिफॉर्म्स थे, बहुत सारे दूसरे केसेस जो थे, एक टॉक ऑफ वार चल रहा था। मींस जो अमेंडमेंट हुई, द 24th अमेंडमेंट, नंबर फर्स्ट जो था, केरला गवर्नमेंट जो थी वो कहीं न कहीं इसको बिल्कुल सुपरमेसी दे रहे थे। मींस कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के वो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स के साथ, पहले जो हमारे दूसरे केसेस हैं, गोरखनाथ केस है या दूसरे भी केस पे, उनको हम स्टडी करेंगे एक दूसरे केस को। मींस उन पे जो था कि कहीं न कहीं हमारे जो बुनियादी राइट्स है, हकूक है, उनके साथ जो है वो खिलवाड़ करना, उनकी अमेंडमेंट हुई कि हम वो चेंज करते गए। मींस ये 24th अमेंडमेंट जो थी, इसमें दिया गया था कि सुपरमेसी दी जाएगी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं। मींस जो भी छेड़खानी फंडामेंटल राइट्स के साथ होगी वो कर सकते हैं, कहीं पार्लियामेंट को बढ़ा सकते थे, मींस उनको सुपरमेसी दी। सेकंड वाज नंबर फर्स्ट, और सेकंड जो था इसमें, जो सेकंड जो इसमें था 30 और भी थी 26, 24, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्सी जो 39 अमेंडमेंट जो थी, अमेंडमेंट जो थी 39, तो 39 अमेंडमेंट में से जो था ये था, दिस वाज पर्टेनिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट elections of president, vice president, president, then prime minister, then speaker, और जो है स्पीकर, और फिर जो है दे स्पीकर beyond the scrutiny मीन्स उन्होंने मुस्तस्ना कर दिए। आर्टिकल
जो अमेंडमेंट 39 हुई तो उसमें पावर दे गई कि ये कहा गया कि हमारे जो भी इलेक्शन हो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, दे आर बिहाइंड स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी मीन्स कि दे आर नॉट एग्जामाइंड, उनको वो दे के नॉट कीप इन ऑब्जर्वेशन एज वो इलेक्टेड हैं, वो इलेक्ट होके आए हैं, सो उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, वो उनको कोई एग्जामिनेशन उन पे कोई नहीं देखेगा। इट मीन्स दे आर सुप्रीम। ये अमेंडमेंट 39 की थी और जो भी अमेंडमेंट्स 24 उसमें हुई अमेंडमेंट में वहां भी उसको सुप्रीमेसी दिखाया गया कि और वही सबसे बढ़ के हैं, तो उधर उनमें कोई उनको कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। देन क्या है 24th अमेंडमेंट में हुई, फिर 42 अमेंडमेंट हुई। 42 अमेंडमेंट में इमरजेंसी 42 अमेंडमेंट हुई, देन इमरजेंसी भी हो गई कंट्री में इमरजेंसी लागू हो गई, इम्पोज इमरजेंसी लगाई गई। तो ये जो था बट इन बिटवीन इमरजेंसी लागू हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो है द थिंग्स इन बिटवीन द थिंग्स जो है जो भी हुआ इसके दरमियान इमरजेंसी लागू होने से और 73 से 75 जो है वो 1973 to 1975 there was emergency was imposed on the India, but despite of that emergency लगी, उसके बावजूद जो है क्या हुआ कि ये जो इसका केस जो था केशवनंद भारती का केस अगेंस्ट केरला स्टेट जो था ये लगा रहा, ये चलता रहा और हम बात करेंगे कि ये despite of imposing emergency in the country and regarding the various amendments made from time to time in the constitution as per the norms, as per the laws of the government, then what happens, what was the case क्या था, हम उसकी बात करेंगे। जो केशवनंद भारती ने जो केस स्टेट केरला के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट ऑफ केरला इन 1973 में जो किया, तो केस की नवीयत क्या थी, व्हाट वाज द केस। उस समय वो जो केस हुआ तो किन बातों पे हुआ, क्यों हुआ। इन फेब 1970 इन फरवरी 1970 में क्या होता है कि ये जो है केशवनंद भारती had the head of Hindu Math challenged a Kerala government attempts under the two state land reforms act imposed restrictions। जो केशव आनंद भारती जो थी वो हिंदू मत की जो हेड थी और उसने चैलेंज कर दिया केरला गवर्नमेंट के खिलाफ, उसने एक केस दायर कर दिया जो किसकी वो अटेम्प्ट जो थी दैट वाज अंडर, वहां पे दो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इन अर्लियर, पहले जो दो केसेस थे उनमें लैंड रिफॉर्म्स हुआ था कि कोई भी अपने पास ज्यादा लैंड नहीं रख सकता, means suppose they can keep a small portion of land and then the other will be distributed among the tenants। वो बाकी दूसरे काश्तकार या दूसरे whatever जो भी है, we are not going to discuss that matter here, but लेकिन उसमें अमेंडमेंट ये था कि केशवनंद भारती का केस ये था कि उनको बोला जाता था कि ये जो जमीन आप जो आपके इसके डिस्पोजल पे आपके नाम पे है, जो आप लीड करती हो, इसकी थोड़ी सी जमीन आप पे रखी जाएगी
ये गोलकनाथ केस में भी ऐसा हुआ था कि वो दो भाई हेनरी एंड गोलकनाथ जो थे, उनके पास 500 एकड़ जमीन थी। उनको बोला गया कि आप थोड़ी सी लैंड जो है अपने पास रखेंगे और बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लैंड रिफॉर्म्स, वो ये लैंड रिफॉर्म्स चल रहा था केरला गवर्नमेंट में, तो उसने उसके खिलाफ जो है केशवानंद ने कर दी कि हम जो है वो जमीन छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने उसके अंदर जो है, जो पीछे सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, एक टग ऑफ वार था बिटवीन द दिस गवर्नमेंट एंड द अदर्स, जो लैंड ऑनर्स थे या जो भी किसी भी संस्था, किसी भी ट्रीटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, उनके और उनके दरमियान जो है गवर्नमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं टग ऑफ वार था। वो गवर्नमेंट जो थी वो चेंजेस करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाके अपनी आप एक सिंगल रूल करने के लिए वो जो है वो ट्राई कर रहे थे। और उसी असना में केशवानंद भारती ने जो चैलेंज कर दिया, उसे चैलेंज जो है अटेम्प्ट्स अंडर 24th, 5th, 6th एंड 9th, 24th अमेंडमेंट हुई, 25th अमेंडमेंट हुई थी, 26th अमेंडमेंट हुई थी और 29th अमेंडमेंट जितनी भी हुई उनके खिलाफ उसने जो है, जो टाइम टू टाइम देयर वर अमेंडमेंट्स as a 24th amendment, 25th, 26th and 29th, 39th, means there were so many amendments, but this Keshwanand Bharti challenge against the 24th, 25th, 26th and 29th amendment जो भी थे इसके रिलेटेड, उसने उसके खिलाफ जो है वो केस कर दिया, एक फाइल कर दी, रिट कर दी। और ये जो है फिर इसमें जो है बहस चलता गया और बहस चलता गया। जजमेंट जो इसकी आई, जो केस चला और इसकी जजमेंट जो थी वो आज तक के सबसे टिल डेट द जजेस वर इन्वॉल्व, वो हाईएस्ट नंबर जो था केशवानंद भारती का जो केस चला है, आज तक जो है कहीं भी एक बेंच में इट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द जजेस which were in this bench। जो बेंच बनाया जजेस का इसमें, उसमें हाईएस्ट नंबर थे। as many 13 judges were there to settle the case of Anand Bharti's case। 13, there was a bench of 13 judges in the Supreme Court, and this was the highest number of judges in any bench till date। आज तक जो है कहीं भी अगर कहीं पे बेंच पर बिठाया गया जजेस का, और आज तक सारे सबसे ज्यादा जो नंबर है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस इन ए बेंच वर द केस ऑफ केशवानंद भारती's केस, जो which was against the state of Kerala, which was filed in 1970 में जो केस फाइल किया गया। और उसमें जो है 13 जजेस थे और जो जजमेंट आई इट वाज इन द रेशियो ऑफ 7:6। ये रेशियो जो है 7 जजेस वर एंटी गवर्नमेंट एंड 6 वर इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स जो डिसीजन हुआ था दैट वाज इन फेवर ऑफ केशवानंद भारती, और जो है ये चूंकि गवर्नमेंट के खिलाफ था एंड द जजेस, इनका रेशियो बिल्कुल नेक टू नेक था। 7 जजेस वर इन फेवर ऑफ केशवानंद एंड 6 जजेस वर इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, मींस दे वर अपोजिट टू द केशवानंद केस, वो इसके अपोजिशन में थे। और वो जो है इन जजेस ने जो है दे आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेक्टोराइट, और उन्होंने दे से दैट नो, वो जो है लिमिटेशंस ऑफ there are means they say that there were no limitation on the power of parliament। उन्होंने पार्लियामेंट के लिए कोई भी लिमिट्स, जो पावर्स जो थे वो घटाए नहीं, उन्होंने उनको बाहर रखा। जो पावर्स उनको अमेंडमेंट के लिए थे पार्लियामेंट को, बट नो वायलेशन इन द बेसिक स्ट्रक्चर। फिर दोबारा एक नई टर्म आ जाती है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। दिस वाज इन द जजमेंट
which was given by 13 judges, bench of 13 judges, which was the highest number till date in any bench. आज तक जो है सबसे highest number है, और उस verdict में जो है वो आ गया कि ये जो है this parliament is authorized, that parliament is empowered to make amendments in the constitution, but they cannot interfere, but they cannot change the basic structure of the constitution. मतलब वो basic संविधान के जो basic structure है, but the basic structure जो है वो उसका वो जो है वो अभी ये clear नहीं था कि what were the basic structures. There must not be a violation in the basic structure, but वो identified जो तो वो केस वो basic structure कोर्ट ने identify नहीं किए. Then ये जो है therefore वो जो भी रूल जो थे ruling the previous decisions on गोलकनाथ. Therefore जो भी है जो गोलकनाथ केस जो है, गोलकनाथ केस जो था उसमें जहां पे इंपावर किया गया था कि वो चेंज कहीं भी कर सकते हैं, इवन दे कैन चेंज द फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट ऑफ बीइंग जो है मींस उन सारे में चेंज कर सकते हैं. यहाँ उसको ओवरकम किया बिकॉज देयर वाज अ टग ऑफ वॉर. अब जो वहां पे केस मे बी की गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस से हुआ था, उन्होंने सुपरमेसी दिखाई थी पार्लियामेंट पे, लेकिन फिर दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसको नल एंड वाइड करार दे दिया, जो पीछे वाले कानून जो उनकी डिसीजन थे. देन फिर इसके इफेक्ट्स क्या हुए, देन व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस जजमेंट. जो इफेक्ट्स जो थे जो जजेस ने दिया 7:6 की रेशो में जो दिया उन्होंने, और इसमें क्या होता है कि ये जो उनका इफेक्ट्स क्या पड़ा, उनके असरात क्या हुए, हम इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. कि जो जजमेंट आई उस जजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू कंसीडर द राइट टू प्रॉपर्टी. उस जजमेंट में ना कर दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है कि वो उसमें वो कंसीडर जो है इसमें वो नहीं होगा. जो गोलकनाथ केस में उनको फुल दे दिया था कि मतलब फुल चार्ज दे दिया था पार्लियामेंट को कि वो कुछ भी कर सकते हैं. राइट टू प्रॉपर्टी मींस वो कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज अथॉराइज्ड. अगर जमीन है दूसरी चीजें हैं वो जितना चाहे खुद ले सकते हैं और जितना चाहे गवर्नमेंट रख सकती है. मींस उसको ओवरकम किया, उसको खत्म किया और उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, बोला कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे. द नेक्स्ट एज अंडर जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इट वाज लेटर डिलेटेड, और बोल दिया कि जो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जहां ताल्लुक है और इसको जो है अमेंडमेंट 44 जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया जाएगा, बट लेटर ऑन इट वाज द जजमेंट कि हम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है इसलिए इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे. एज इन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज कंसीडर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर. देन उसने रिकॉग्निशन ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट्स थी वो अपना सिंगल रूल बनाना चाहती थी, इसका इंटरफियरेंस गवर्नमेंट का इसमें था, और वो जो बाकी जुडिशरी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन इसको डाउन कर दिया हुआ था. तो देन रिकॉग्निशन ऑफ, अब उसने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि इसमें जो है सुप्रीम जो सबसे बड़ा होगा वो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब नीचे है, लेकिन जो संविधान है आईन है वो सबसे बढ़ के है. फिर जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी प्रोविजंस. मींस पहले गोलकनाथ केस जो था या उससे पहले दूसरे जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग था, दूसरे बहुत सारे केसेस जो थे उसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बोला गया था कि अब यार इसी केस में पहले जो बोला गया कि पार्लियामेंट का जो भी चुना हुआ बंदा है ही इज नॉट आंसरेबल, उसको कोई पूछ नहीं सकता है, वो स्क्रूटनी से बिल्कुल आउट है, उसका कोई एग्जामिनेशन उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. मींस कहीं न कहीं वो जुडिशरी को भी
नीचा कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन को भी। अब जो है यहाँ पे इस जजमेंट में जो है इसके इफेक्ट जो ये थे कि कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को रोका नहीं जाएगा किसी भी प्रोविजन के तहत, चाहे इसकी अर्लियर जजमेंट जो है वो है उसके लिए इसको किसी भी वो जो है देयर इज नो प्रोविजन टू स्टॉप द जुडिशरी रिव्यू। तो फिर जो रिव्यू करता है, जो जुडिशरी को अपनी पावर है उसको रोका नहीं जाता है। देन एज ए रिएक्शन ऑफ दिस जजमेंट और क्या होगा उस समय मिसिस इंदिरा गांधी ने इसका रिएक्शन लिया। इस जजमेंट का रिएक्शन जो है मिसिस इंदिरा गांधी जो थी वो हेड थी, उसने लेते हुए तो जो 13 जजेस जो थे इनमें से आउट ऑफ दिस 13 मिस्टर A.N. रे was elevated as a Chief Justice of India. Mr. A.N. Ray was elevated as Chief CJI, Chief Justice of India without seniority। मतलब जहाँ पे ये जो A.N. रे जो थे ये गवर्नमेंट का फेवर कर रहा था और ये 7:6 रेशो में जो अपोजिशन के 6 थे, तो इन 6 में से दिस A.N. रे वाज वन ऑफ द जज of 6 judges which were in opposition to the Keshavanand Bharati's case, and the seniority of this A.N. रे was at number 3, at number 4 means 3 जजेस जो थे इससे आगे थे, मीन्स अपोजिशन वाले ही थे, लेकिन वो 3 जजेस जो है वो A.N. रे से आगे थे और इसको बेनिफिट देते हुए ताकि ये कहीं अपना फेवर करें, तो इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और सीनियरिटी वो जो है वो बिल्कुल खत्म करके, लेकिन फिर इसके लिए एक उन्होंने एक सेटअप कर दिया जज जो है A.N. रे ने फिर और मिसिस इंदिरा गांधी के जॉइंट वेंचर उनके जो म्यूचुअली जो उनका एक एग्रीमेंट हुआ होता या उसको जो एलिवेट किया, उसका मकसद था कि कहीं ना कहीं ये हमें एज दे देगा इससे, तो जब उसके लिए एक बेंच मुकर्रर कर दिया गया और ये जो है इस पे जो है फिर अगेन इस पे जो है वो इस बेंच को लगाया गया कि इस केशवानंद क्या जो एक केस है इसका मतलब इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये जो है वो बेंच ही जो है वो रिजॉल्व कर दिया उस समय किसने A.N. रॉय ने, मतलब वो इस एबल नहीं हो सका कि वो अपने जो नीचे वाला जो उसकी मर्जी थी कहीं कानूनी जवाब जो था उसका मतलब वो इसको पा नहीं सका और कि उस केशो वो जो है उस बेंच को ही रिजॉल्व करना मतलब उसको खत्म कर देना पड़ा। हालांकि मिसिस इंदिरा गांधी जो थी वो इसका लाभ उठाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो बेंच जो बनाया गया था वो खत्म हो गया। इमरजेंसी लागू थी और इसमें जो है वो इमरजेंसी थी उस समय, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सका कि जो गवर्नमेंट चाहती थी वो ऐसा नहीं कर सकती। और स्टिल जो है आज भी जो अमेंडमेंट्स जब भी हो जाएंगे तो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, one cannot violate, one cannot bring the changes in those basic structures, और जो है amendments from time to time as per the changing needs, demands and desires of the citizens, there is a provision of amending this constitution, but there is no provision that they can bring change, they can violate these basic this structure of this Indian constitution. So by this we have end this part. अभी ये हो जाएगा. Next we will come with the Golaknath case. These two cases are very important from the this point of that the constitution being a living document. So these are very essential, these are important to this topic. So tomorrow we will discuss the Golaknath case. Means I think this is enough for today, and you have understood almost what I like to transfer
व्हाट आई हैव आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव आप लर्न किया होगा उसको, जिस तरह से भी मैंने आपको आसान से आसान बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो थैंक्स।